अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े कार्यक्रम दुनिया इस हफ्ते के रविवारीय विशेषांक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाली एक खास घटना पर आज लंबी बातचीत करेंगे। उस घटना के अलग अलग पहलुओं को टटोलेंगे और बड़ी खबर के अलावा दूसरी खबरों पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात बड़ी खबर की। हाल ही में रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के बीच साझा सैन्य युद्धाभ्यास शुरू हुआ। 26 फरवरी तक चलने वाला ये अभ्यास हिंद महासागर में दक्षिण अफ्रीका के समुद्र तट के पास हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका की नेशनल डिफेंस फोर्स ने कहा कि इस आयोजन में सेना के 350 लोग हिस्सा लेंगे। वहीं रूस का एडमिरल गोर्शकोव युद्धपोत इसमें हिस्सा लेगा, जो जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलें छोड़ने में सक्षम है। ये मिसाइल आवाज की गति से 9 गुना तेजी से जा सकती है, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक है। लेकिन शुरू होने से पहले ही यह अभ्यास विवादों में आ गया है। पश्चिमी देश इस संयुक्त सैन्य अभ्यास की तीखी आलोचना कर रहे हैं। असल में पहला सवाल इसकी टाइमिंग को लेकर है। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब यूक्रेन पर रूसी हमले का 1 साल पूरा हो रहा है। दूसरा सवाल है कि यूक्रेन में जान माल के नुकसान के बाद भी रूस इस अभ्यास को अंजाम क्यों दे रहा है। वहीं दूसरी ओर इस अभ्यास में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका को तबाही मचाने वाले देश रूस के साथ ये सैन्य अभ्यास नहीं करना चाहिए। इससे इतर ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि आखिर रूस इस अभ्यास से हासिल क्या करना चाहता है। इसलिए आज के एपिसोड में इन्हीं तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे, सभी सवालों के जवाब जानेंगे। लेकिन पहले उस इलाके को समझ लीजिए जहां इस अभ्यास को अंजाम दिया जाएगा। मैप पर गौर करें तो दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकी महादेश के दक्षिणतम छोर पर मौजूद देश है। इसका दक्षिणी हिस्सा समुद्र तट से घिरा है, मगर यह तटीय क्षेत्र हिंद महासागर और फिर हिंद प्रशांत का हिस्सा है, जो भारत समेत अमेरिका के लिए भी अहम है। रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसी इलाके में संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। इस अभ्यास के विवादों में घिर जाने की एक वजह अमेरिका का इसको लेकर तीखा विरोध है। वहीं यूक्रेन संकट की बरसी के चलते इसकी टाइमिंग पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। साथ ही यह भी संशय है कि यूक्रेन पर हमला करने वाला रूस अब किसी दूसरी योजना पर तो काम नहीं कर रहा। यही कारण है कि यह सैन्य अभ्यास विवादों में घिर गया है। सवाल यह भी है कि जब रूस यूक्रेन संकट में फंसा है, तब वो व्यापक सैन्य अभ्यास क्यों करना चाहता है। असल में रूस राजनीतिक और भू राजनीतिक लिहाज से पश्चिम को अपनी ताकत महसूस करवाना चाहता है। रूस दुनिया को यह बताना चाहता है कि वो अभी भी इतनी दूर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकता है और पश्चिमी देश उसे कम आंकने की गलती ना करें। दूसरा ये कि वैश्विक राजनीति में कौन से देश और कितने बड़े देश उसके दोस्त हैं, वो ये भी दिखाना चाहता है। इसे रूस की बड़ी कूटनीतिक चाल कहा जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि राजनीति में ये प्रदर्शन करना बेहद जरूरी होता है कि कितने बड़े और मजबूत खिलाड़ी आपके साथ खड़े हैं। यह साथ होना बहुत कुछ तय करता है और व्लादिमीर पुतिन इसे बखूबी समझते हैं। इससे इतर पुतिन ये भी जानते हैं कि मौजूदा परिस्थिति में जब रूस किसी सैन्य अभ्यास को अंजाम देगा तो पश्चिमी देश उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे। इससे पुतिन वैश्विक बिरादरी को बता सकेंगे कि दुनिया नहीं, सिर्फ पश्चिमी देश ही उसके खिलाफ है। पुतिन जानते हैं कि मौजूदा हालात में दुनिया के कई देश उसके खिलाफ हैं। ऐसे में इस संकट की घड़ी में पश्चिमी देशों पर दबाव बनाने की राजनीति वो कर रहे हैं। यही वो वजह है जिसके चलते रूस यूक्रेन संकट के दौरान भी सैन्य अभ्यास को अंजाम दे रहा है। अब दूसरा सवाल कि दक्षिण अफ्रीका इसमें हिस्सा क्यों ले रहा है और उसकी भागीदारी की हुई आलोचना पर उसने जवाब क्या दिया है। पहले आलोचना पर दक्षिण अफ्रीका के जवाब को जान लीजिए। दक्षिण अफ्रीका ने खुद की आलोचना पर कहा है कि साल 2011 से वो अमेरिका के साथ 4 साझा सैन्य युद्धाभ्यास कर चुका है। साथ ही फ्रांस और जर्मनी के साथ भी इस तरह के अभ्यास वो पहले कर चुका है। इसलिए दुनिया को रूस के साथ सैन्य अभ्यास पर ऐतराज नहीं जताना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका का यह भी मानना है कि दुनिया भर में सभी देश अपने मित्र देशों के साथ संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास करते हैं। ऐसे में उसे अपने मित्रों के साथ साझा सैन्य युद्धाभ्यास करने से रोकना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन होगा। इसलिए कई आलोचनाओं के बावजूद दक्षिण अफ्रीका ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया। जहां तक उसके हिस्सा लेने की वजहों का सवाल है तो उसके पीछे 2-3 कारण हैं। पहली वजह तो ये कि दक्षिण अफ्रीका की सेना के पास फंडिंग की कमी है। वो अपने बूते किसी बड़े सैन्य अभ्यास को अंजाम देने के काबिल नहीं है।
इसलिए अभ्यास के लिए उसे रूस और चीन की मदद लेनी पड़ रही है। दूसरी वजह है कि हिंद महासागर में आए दिन दक्षिण अफ्रीका को समुद्री लुटेरों का सामना करना पड़ता है। इस चुनौती का सामना करने के लिए जिस चाक चौबंद सुरक्षा की जरूरत है, दक्षिण अफ्रीका उसमें पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ है। इसके लिए दक्षिण अफ्रीका को दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर अपनी क्षमता विकसित करने की जरूरत है और वो यही कर रहा है। एक और वजह है कि दक्षिण अफ्रीका की सत्तारूढ़ पार्टी का नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और इस पार्टी के रूस के साथ काफी पुराने रिश्ते हैं। ऐसा माना जाता है कि रिश्ता करीब 3 दशक पुराना है। 1994 में नेल्सन मंडेला ने जब पहले राष्ट्रपति की कुर्सी संभाली, उससे पहले से ही अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के नेताओं के साथ रूस के रिश्ते हैं। जब नेल्सन मंडेला सहित इस पार्टी के दूसरे नेता दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, तब रूस ने उनकी इस लड़ाई में लगातार मदद पहुंचाई थी। यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के नेता जज्बाती तौर पर रूस से जुड़े हैं। ये जुड़ाव अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने कई मौकों पर महसूस भी किया है। रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया, तब उस पर अमेरिका और यूरोपीय देशों ने कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। फिर संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा का प्रस्ताव लाया गया था, तब दक्षिण अफ्रीका ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट करने से इनकार कर दिया। इन तमाम बातों के अलावा हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ब्रिक्स जैसे मंच के जरिए भी दक्षिण अफ्रीका रूस और चीन के साथ जुड़ा है। ब्रिक्स दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ये खासियत रूस को इन देशों के करीब लाती है। ये वो तमाम तर्क हैं जो रूस के साथ दक्षिण अफ्रीका के हाथ मिलाने के सवाल पर दिए जा रहे हैं। बहरहाल, तमाम आलोचनाओं के बावजूद तीनों देशों का ये शक्ति प्रदर्शन कूटनीति और भू राजनीति में क्या कुछ बदलाव लाता है, ये देखने वाली बात होगी। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पहली खबर में मध्य अफ्रीकी देश माली के मध्य इलाके में सड़क किनारे एक बम धमाका हुआ। इस धमाके में संयुक्त राष्ट्र के 3 शांति सैनिकों की मौत हो गई और 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। 2013 में माली में संयुक्त राष्ट्र मिशन का गठन किया गया था। यहाँ चल रहे मिशन दुनिया के सबसे खतरनाक संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में से एक है। 2012 में माली में एक अलगाववादी आंदोलन शुरू हुआ था, जिससे यहाँ संघर्ष की स्थिति पैदा हुई थी। ये संघर्ष बुर्किना फासो और नाइजर सहित अन्य पड़ोसी देशों में भी फैल गया है। इस क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा ने मानवीय संकट को जन्म दिया, जो संयुक्त राष्ट्र मिशन शुरू करने के लिए उत्तरदायी बना। उधर ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस विवादित दक्षिण चीन सागर में साझे रूप से गश्त करने की संभावना तलाश रहे हैं। इसे लेकर ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस का दावा है कि वो फिलीपींस के रक्षा सचिव कार्लिटो गाल्वेज जूनियर के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसी तरह की बातचीत फिलीपींस अमेरिका के साथ भी कर रहा है। गौरतलब है कि चीन दक्षिण चीन सागर के अधिकतर इलाकों पर अपना दावा करता है। इसी क्रम में वहां मौजूद छोटे देशों की संप्रभुताओं को भंग करता रहा है। इसी से सुरक्षा के लिए और विवादित समुद्र में अपने व्यापक क्षेत्रीय दावों की सुरक्षा के लिए फिलीपींस इस संभावना पर विचार कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के यूक्रेन दौरे से नाराज होकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के साथ परमाणु हथियार संधि न्यू स्टार्ट डील निलंबित करने का ऐलान कर दिया है। उधर बाइडेन ने कहा कि उनका ये दौरा यूक्रेन के पक्ष में समर्थन जुटाने के मकसद से हुआ है। चूंकि यूक्रेन नाटो के साथ सबसे लंबी सीमा उसके सदस्य देश पोलैंड से साझा करता है और पोलैंड हथियारों और शरणार्थियों के लिए मुख्य मार्ग रहा है, इसलिए बाइडेन ने नाटो सहयोगी और पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से भी मुलाकात की और यूक्रेन के लिए पश्चिमी समर्थन जुटाने की गुजारिश की। आपको बता दें कि न्यू स्टार्ट डील दुनिया की 2 मुख्य परमाणु ताकतों अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियार को नियंत्रित करने का अंतिम समझौता था। इस पर 2010 में हस्ताक्षर किए गए थे और 5 फरवरी 2011 से इसे लागू किया गया था। बाद में इसे 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। अब नोट कर लेते हैं आज की चर्चा पर आधारित सवाल है, दक्षिण अफ्रीका द्वारा रूस के शक्ति प्रदर्शन में सहयोग के क्या कारण हैं, वर्णन कीजिए। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है और इसे बेहतर करने के लिए आपके पास अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।